अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका मौजू ख़वातीन के एक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और अगर हम ख़वातीन के ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें तो उसमें मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर उसको तकसीम किया जा सकता है। एक मरहला वो होता है कि जब एक बच्ची पैदा होती है और 12, 13, 14 साल की उम्र में चल के माहवारी स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव ईयर्स उस लड़की के चलना शुरू हो जाते हैं। फिर शादी होती है, प्रेगनेंसीज़ होती हैं, बच्चे भी होते हैं, और एक टाइम आता है नाज़रीन जब 45 से 50 साल की उम्र के दरमियान आकर माहवारी आना बंद हो जाती है। तो ये जो सबसे ज़्यादा पुरख़तर जिसे हम कह सकते हैं मरहला होता है ख़ातून की ज़िंदगी में, वो यही रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो कि 13-14 साल की उम्र से स्टार्ट होती है और 45 से 50 साल की उम्र तक ख़त्म हो जाती है। और आज हमारा जो मौजू है, इसी पुरख़तर सफ़र के दौरान जो ख़वातीन में यूट्रस या जिसे हम उर्दू में रहम कहते हैं, उसकी रसोली जिसे हम फाइब्राइड कहते हैं, वो हमारा मौजू गुफ्तगू है। बहुत ही कॉमन है, तकरीबन 20 से 80% ख़वातीन में जो कि 30 से 50 साल की उम्र में फ़ॉल करती हैं, उनमें ये आर्ज़ा लाहक हो सकता है। और कुछ केसेस में कोई अलामात नहीं होती, लेकिन कुछ में बहुत ही शदीद अलामात हो सकती हैं जिसमें इलाज की ज़रूरत है। और आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा मुंज़र साहिबा। लगभग 30 साल का मैम का एक्सपीरियंस है गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स का, जिसमें से 26 साल जो है पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ, और प्रोफेसर भी रहीं फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज में। आजकल मैडम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल पे प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैम वेलकम टू द शो। तो जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि आज हमारा टॉपिक यूट्राइन फाइब्राइड्स या रहम की रसोलियाँ हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो रसोली है ये कितनी कॉमन होती है मैम, पाकिस्तान में कितनी कॉमन है और दुनिया में इसका तनासुब क्या होगा? डॉक्टर आमिर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदऊ करने का और इतनी काइंड इंट्रोडक्शन का। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। फाइब्रॉइड्स तो इतने कॉमन हैं पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, और डिफरेंट फिगर्स हैं। दुनिया के जो फिगर्स हैं उसमें कि 20 से 40% औरतों को फाइब्रॉइड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि वो जो 30 से 50 साल की उम्र है ना, जिसमें वो या 30 से 45 कह लें आप, जिसमें वो बच्चे पैदा करती हैं, उसमें उनको फाइब्रॉइड्स होते हैं 20 to 40%, और कहीं कहीं फिगर 70% तक भी उन्होंने दिया हुआ है। पाकिस्तान की जितनी स्टडीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिसर्च है नहीं, लेकिन कोई पैची स्टडीज़ थी, कुछ कराची की कोई, तो उनमें से आई वेंट थ्रू, उनमें से मैंने उनको कंसल्ट किया है, और उसमें मैंने ये देखा है कि ये लोग भी वही फिगर दे रहे हैं 20 to 40%। लेकिन आई एम श्योर बहुत ज़्यादा औरतें हैं अंडर जिनका रिपोर्टिंग भी होगी ना मैम, जी कि डायग्नोज ही नहीं होता, अंडर कई रिपोर्टिंग ख़वातीन भी है बेचारी इससे लाहक हो के जी, कॉम्प्लिकेशंस में जाके डेथ हो जाती होगी और वो रिपोर्ट बिल्कुल ही नहीं सही कहीं हो रहा कह है। रहे हैं, तो और जितने भी डेटा अदाद नहीं है। शुमार हम बीमारियों के, ना सिर्फ ये फाइब्राइड्स बल्कि किसी भी बीमारी को उठा लें आप, हेपेटाइटिस बी ले लें, सी ले लें, तो जितने भी अदाद शुमार हैं, डायबिटीज़ ले लें, हाइपरटेंशन ले लें, वो अंडर रिपोर्टेड है हमारे मुल्क में। बिल्कुल आप तो सही आई एम कह रहे हैं। अफ्रेड कि शायद इसका इंसिडेंस उस 20-40 से जी जी जी, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ही हो होगा। जी। अच्छा मैम, ये बन कैसे जाते हैं? मतलब अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि जनाब जब एक लड़की एडोलिसेंट होती है, बालिग होती है, अब वो माहवारी आना शुरू हो सकती है 12 साल में, कुछ में 11 में भी आ जाती है, लेकिन एवरेज 13-14 साल की उम्र में आ चुकी होती है। और ये इसी पीरियड के दौरान ही क्यों बनते हैं? अच्छा डॉक्टर आमिर, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली अगर आप यूट्रस को समझे ना कि यूट्रस की एनाटमी, यानी कि वो उसकी वजह कता क्या है, तो यूट्रस एक पेयर शेप्ड ऑर्गन है, जैसे एक नाशपाती होती है ना, उल्टी नाशपाती। तो उसके अंदर तो एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि माहवारी में शेड करती है, लेकिन उसके बाहर मसल होता है, और उसमें एक मसल का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल, वो उसकी वॉल्स बनाती है। ये जो पर्टिकुलर फाइब्रॉइड्स हैं, ये एक टाइप की रसौली है, आप ट्यूमर कह सकते, बट नॉन कैंसरस। मैं बार बार कहूँगी कि नॉन कैंसरस, कि ये कैंसर नहीं होता, लेकिन ये रसौलियाँ जो कि उस वॉल में जिसमें कि स्मूथ मसल होता है उसमें ये बन जाती हैं। वजह क्या है, इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, और ज़्यादातर ये है कि ये हार्मोन डिपेंडेंट है, यानी कि
फीमेल बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोड्यूस ही तब शुरू होने थे जब माहवारी शुरू होती है, फिर ओवरी इनको प्रोड्यूस करना शुरू करती है। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो कि यूट्रस की वॉल पे एक्ट करते हैं, और ये सर्टन मसल्स होते हैं जो कि उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। सेल्स की तादाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तेज़ी और वो से फिर गिल्टियाँ सी बन जाती हैं मैम। जी, वो गिल्टियाँ जो है ना, वो तो एक छोटी सी पीस है लेके एक वाटरमेलन जो कि तरबूज के साइज़ की भी हो सकती है, इतने बड़े भी होते हैं। जी बिल्कुल। और ये कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करते करते, ये जैसे आप किसी चीज़, आप क्रिकेट के बॉल के स्ट्रॉन्ग सा धागा लपेटते जाएँ तो उतनी जो सख्त किस्म की चीज़ उस तरह ये वॉल में बन जाते हैं। और भी इनकी थ्योरीज हैं, जेनेटिक भी है, जहाँ पे कहीं म्यूटेशन हो जाती है उन सेल्स में, फिर कोई ग्रोथ फैक्टर्स है उनकी वजह से ये बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज अभी भी नहीं पता। लेकिन हार्मोन डेफिनेटली हार्मोन डिपेंडेंट है जी। ये और ये जिस आपने फरमाया मैम कि ये एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मटर के दाने और खरबूजे जितनी या तरबूज इतने बड़ी भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। और इसका मतलब है कि ये उसकी जो रहम या यूट्रस की जो दीवार है सिर्फ उसके अंदर बन रही होती है। सिर्फ उसके अंदर बन रही हैं, कभी कभी बाहर बनती हैं उसके साइड्स पे ब्रॉड लिगामेंट, लेकिन वो बहुत रेयर है। लेकिन ज़्यादातर 99% ये वॉल में बनती हैं। अच्छा मैम, इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं या हर खातून में एक जैसे ही फाइब्रॉइड्स बन रहे होते हैं, या जी ये बिल्कुल, रसोलियाँ बन रही होती हाँ हैं? बिल्कुल। हमें ये है कि ये अकॉर्डिंग टू द साइट, मतलब ये किधर हैं। अब यूट्रस है, उसकी जो पूरी वॉल है उसमें ये किधर लोकेटेड है, उसके लिहाज से हम इनको अलग अलग उसमें क्लासिफाई करते हैं। वो वाले ट्यूमर्स या वो वाले फाइब्रॉइड्स जो कि वॉल के सेंटर में हैं, तो उनको हम इंट्राम्यूरल कहते हैं, यानी कि वो वॉल के अंदर होते हैं, और वो जब ग्रो करते हैं तो वो यूट्रस को बड़ा कर देते हैं और डिस्टॉर्ट कर देते हैं। फिर कुछ फाइब्रॉइड्स हैं जो सब म्यूकस, यानी कि वो कैविटी के अंदर ग्रो करते हैं, वो जो लाइनिंग है उसको पुश करके जो यूट्राइन कैविटी उसका जो जी अंदर ग्रो कर जाते हैं, उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। ऐसे जैसे और कुछ बाहर ग्रो कर जाती होंगी, और कुछ बाहर ग्रो करते हैं। वो जो बाहर की लाइनिंग उसको पुश करके उनको सब सिरोजल कहते हैं। तो इस तरह से इनके डिफरेंट, और कुछ पेडंकुलेटेड होते हैं जो कि उनका छोटा सा कनेक्शन होता है यूट्रस के साथ, और बड़ा सा फाइब्रॉइड बाहर लटक रहा होता है, ऐसे जैसे कोई वो जैसे किसी डंडी कोई फल लटक रहा हो जिस तरह डंडी के साथ, और एक छोटी सी शाख होती है उसकी यूट्रस के साथ। तो इस तरह से इनको क्लासिफाई करते हैं। अच्छा मैम, अब हम उस तरफ आते हैं कि आपका माशाल्लाह 3 दहाइयों के ऊपर एक्सपीरियंस है, लगता तो नहीं है लेकिन आपकी एज और आउटलुक देखते हुए, लेकिन बहरहाल 30 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का। तो इसमें आमतौर पे ज़्यादातर ख़वातीन किस एज ग्रुप में आपके पास रिपोर्ट होती हैं? हाँ जी, ज़्यादातर जो ख़वातीन है वो नियर 40, लाइक 38, 39। वैसे तो इसका इंसिडेंस 20s के बाद इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, लेकिन एज के साथ साथ ये इंक्रीज़ करता जाता है। तो ज़्यादातर जो रिपोर्ट करती हैं ये यही एज ग्रुप है, 35, 40 एंड अ लिटिल अबव। ये वो ग्रुप है जिसमें कि हमारे पास रिपोर्ट करती हैं। उसके बाद इंसिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है इस। अच्छा मैम, अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ आते हैं जो कि हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा। एक अच्छी बात तो आपने जो मुझे खुशी हुई जिसे सुनकर कि नाज़रीन, ये वर्ड रसोली का यूज़ होता है। रसोली आमतौर पर जो पहली चीज़ जहन में आती है वो ट्यूमर या कैंसर होता है जो कि पूरे जिस्म में फैल सकता है। तो प्रोफेसर ज़ेबा ने जो एक अच्छी बात बताई कि ये नॉन कैंसरस हैं और फैलते नहीं हैं बल्कि उसी जगह के ऊपर महदूद रहते हैं। अच्छा मैम, अब हम इस तरफ आते हैं बिकॉज कि ख़वातीन और लड़कियां, नौजवान लड़कियां भी ये प्रोग्राम देख रही होंगी। कौन कौन सी अलामात ऐसी हैं जिससे उनको ख़बरदार रहना चाहिए कि जनाब ये फाइब्रॉइड्स की या रसोलियों की अलामात हो सकती हैं, ताकि वो चेकअप वगैरह करवाएं और उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं? ठीक है, सबसे पहले तो ये बहुत सारी औरतें जिनके अंदर ये रसोलियाँ होती हैं फाइब्रॉइड्स, लेकिन उनको पता नहीं होता क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं करती हैं, सिम्टम फ्री होती हैं ये। सिर्फ कोई अल्ट्रासाउंड होगा किसी वजह से तो उनको पता चलेगा, या कोई इनका मतलब इंसिडेंटल फाइंडिंग होगी, इंसिडेंटल फाइंडिंग किसी और काम से अल्ट्रासाउंड करवाया और पता चला कि यूट्रस में ये रसोली भी बनी हुई है। दूसरा जो उनका बहुत कॉमन सिम्टम है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि माहवारी का ज़्यादा आना, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आना या बार बार आना, और जो ड्यूरेशन के लिए आता भी उसमें ज़्यादा खून पड़ना, फिर खून के टुकड़े पड़ना यानी कि क्लॉट्स, और इसी तरह इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि दोनों माहवारियों के दरमियान भी कोई दाग लगते रहना। तो सबसे ज़्यादा इसकी ये अलामात हैं। फिर उसके बाद हैं इनकी सिम्टम्स, चूँकि ये इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं ट्यूमर्स, तो ये
प्रेशराइज करते हैं इर्द गिर्द के। अब देखें ना, पेल्विक कैविटी जहाँ पे क्लोज्ड है यूट्रस है, बिल्कुल, जी और जी, इर्द गिर्द और ऑर्गन्स भी हैं, सामने ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है, यानी कि सामने जो मसाना है। मसाना है, पीछे पखाना करने की जगह है, तो उनके ऊपर ही प्रेशराइज करती है। तो जब उनके सिम्टम्स होते हैं उसमें ऐसे फील होता है जैसे कोई पेन है या कोई वज़न है नीचे पेल्विक एरिया में, और फिर उसमें यह है कि जैसे पेशाब बार बार आना या यूरिन का रुकना, ये भी हो सकता है। और पीछे अगर ये रेक्टम पे प्रेशर डालेगी तो कॉन्स्टिपेशन, तो फिर ये नर्व्स जो है पेल्विक नर्व्स, उन पे प्रेस करके तो टांगों में पेन रेडिएट sciatica करना। टाइप चीज़ें भी होना शुरू हो जाएंगी। फिर एक और चीज़ जिसका मेरी स्पेशलिटी से ताल्लुक़ है, इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन। बहुत सारी पेशेंट्स हैं जिनको जब हम चेक करते हैं और उनके बच्चे नहीं हो रहे होते तो वो पता चलता है उनके फाइब्रॉइड्स हैं। और फाइब्रॉइड्स वो वाले फाइब्रॉइड्स जो उनकी फलोपियन ट्यूब्स, जो ट्यूब्स होती है ना, एक्चुअली लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रेगनेंसी जो है वो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होती है। तो ट्यूब्स का इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्यूब्स ओवरीज से ओवरीज बेज़ादानी से आ रही होती हैं, ये जी यूट्रस से बाहर निकलती हैं ना, और ये कलेक्ट करती हैं एग को दोनों ओवरीज में से, तो वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। फाइब्रॉइड्स कहीं भी उग सकते हैं, अगर ये ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, वो एग्स ही नहीं आएंगे अंदर। एग्जैक्टली। और वो वाला फाइब्रॉइड जो अंदर को लटक रहा है, जिसको सब म्यूकस कहते हैं, वो या प्रेगनेंसी को अंदर वो करने नहीं देगा, इम्बेड इंटरफेयर करेगा जी, या फिर स्पर्म जो आगे असेंड करता है उसके सफ़र को ये रोकेगा, तो ये दे कैन कॉज इनफर्टिलिटी। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, बार बार बच्चे ज़ाया होना, मिसकैरेजेस, फिर उसके बाद और ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि इसकी वजह से, फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकते हैं जी। तो एक तो उसमें मैम हो गया, अब हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा ही अहम है, ताकि ख़वातीन फ़ौरन अलार्म हो जाएं कि जनाब ये हो सकता है कि एक तो जो माहवारी है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा दिनों के लिए हो। दूसरा उसमें जो खून का अखराज है वो मामूल से बहुत ज़्यादा होगा। फिर 2 साइकिल्स के दरमियान में भी ओकेजनल स्पॉटिंग हो सकती है, उसमें जो है खून के धब्बे जो हैं वो निकल सकते हैं। पेल्विक पेन और प्रेशर, पेल्विक पेन, और जिस मसाने का तो सिंपल मैम ये किया जा सकता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर उसने प्रेशर डाला हुआ है तो जाहिर बात है उसके अंदर यूरिन को स्टोर करने की सलाहियत कम हो गई है, कम हो जाती यूरिन है, तो उतना ही बन रहा है। एग्जैक्टली। तो इट मीन्स कि जितना यूरिन आया, पेशाब करने की हाजत हुई और वो थोड़ी देर बाद दोबारा कलेक्ट हुआ, तो वो तो फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन भी होगी ना कि बार बार पेशाब आना भी इसकी एक अलामत हो सकती है जी, बिल्कुल। और जैसा आपने फरमाया कि अगर कंसीव नहीं कर पा रही खातून और प्रेगनेंसी या बांझपन की तरफ जा रही है तो उसमें भी एक रीज़न फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। बार बार बच्चे ज़ाया होना, रिकरेंट मिसकैरेजेस, उसमें भी फाइब्रॉइड्स का रीज़न हो सकता है। तो ये सारी अलामात हैं। और वो जो बहुत ज़्यादा खून पड़ता है उसकी वजह से खून की कमी, जब जिन औरतों को फाइब्रॉइड्स की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली या ज़्यादा माहवारी आती है, उनकी वजह से वो पेल हो जाती हैं, उनको खून की शदीद कमी हो जाती है। मैं इसी तरफ आना, अगला सवाल मेरा लॉजिकल से यही बन रहा था कि मैम अगर ड्यूरेशन भी बढ़ गई खातून की मेंस्ट्रुअल पीरियड की और उसमें क्वांटिटी ऑफ ब्लड भी ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो तो फिर एनीमिया भी होना शुरू हो जाता होगा, और एनीमिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी खातून की ज़िंदगी के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा मैम, ये तो चले हमारा हो गया कि हमने क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए, फर्टिलिटी का आपने बड़ा प्रिसाइजली उसमें बताया। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक सवाल ये भी बनता है कि जैसे आपने फरमाया कि हार्मोन्स इसको फीड कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स इसी तरह ही है मैम। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या पोजीशन होती है, क्योंकि उन्हीं हार्मोन्स ने बच्चे की ग्रोथ में भी अमल दखल देना है, तो प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स बढ़ जाएंगे या छोटे हो जाएंगे या उतने ही रहेंगे? अच्छा, इसमें ये कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो 2 मेन हार्मोन्स है, ज़्यादा ईस्ट्रोजन जो कि इस फाइब्रॉइड को पालता है, वही इसकी प्रोलिफरेशन करता है। तो ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि अगर प्रेगनेंसी को 3 उसमें डिवाइड करें ना, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है तो 3-3 महीने में डिवाइड करते, तो जो पहले 3 माह हैं उसमें एकदम से हार्मोन्स राइज करते हैं, ईस्ट्रोजन्स भी प्रोजेस्टेरोन्स भी, और वो टाइम है कि जब ये फाइब्रॉइड्स भी साइज़ में बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट्स का, जब वो हमारे पास आती हैं, रिपोर्ट करती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, उनका फाइब्रॉइड का हम साइज़ नोट कर लेते हैं। ये वो वाले फाइब्रॉइड्स जो कि 5 to 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं, वो यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई 1-1.5 सेंटीमीटर जी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सर्ज हुआ हुआ है ना हार्मोन्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जी तो हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं और वो फिर उसका साइज़
अगर पहले अल्ट्रासाउंड करवाएं तो जितना था उससे 1-2 सेंटीमीटर मज़ीद भी बढ़ जाता है। जी, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये इतने बढ़ते नहीं हैं, लेकिन उसमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एक हम रेड डिजेनरेशन कहते हैं। उसमें ये जब बढ़ने शुरू होते हैं तो अंदर का एरिया जो है ना, वो उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें डिजेनरेशन हो जाती है फाइब्रॉइड के सेंटर में। तो वो सॉर्ट ऑफ उधर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसमें फिर पेन शुरू हो जाती है। तो पेशेंट्स हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 12 हफ्ते के बाद वाला टाइम है, उसमें यूजुअली हमारे पास आते हैं पेन के साथ। तो उसका फिर ट्रीटमेंट सिर्फ पेन किलर्स होता है। और मैम जो फिटस है या जो परवरिश पाने वाला बच्चा है, उसकी सेहत पे क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं जी जी फाइब्रॉइड्स की बिल्कुल, वजह से? मैंने तो आपको एक बताया ना कि मिसकैरेजेस होने का डर चलिए है, वो तो हो बिकॉज गया ना कि मिसकैरेज हो जी गया, उसकी जी डेथ ही नहीं हुई, जी, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो चलिए इसमें मिसकैरेज ग्रो नहीं कर हुआ, रहा है, जी ग्रो कर डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, जी लेकिन जी उसकी उसमें ग्रोथ में या उसमें कोई इंटरफेरेंस होती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर प्लेसेंटा जहाँ पे फाइब्रॉइड है उसके ऊपर लग जाए, प्लेसेंटा वो होता है अवल जिससे बच्चे को खुराक मिल रही है, तो उसकी वो नशोनुमा नहीं होगी बच्चे की, तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पीछे रह जाती है। फिर वही प्लेसेंटा अवल जो है वो वहाँ से अलग भी हो सकता है, तो उसकी वजह से अब्रप्शन जिसको कहते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, जी वो जी। आंवल का फट जाना। फिर उसके बाद प्रेमेच्योर बर्थ, यानी कि इसी आंवल की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे को वक्त से पहले लेबर भी शुरू हो जाता है। फिर ऑफ कोर्स जब फाइब्रॉइड है तो उसकी जो कैविटी है वो डिस्टॉर्टेड, यानी कि वो जी इरेगुलर है, हाँ तो जी। उसकी वजह से बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो ज़रूरी नहीं है। वैसे नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो होती है वो हेड डाउन हेड होता डाउन है, होती तो है। इसमें वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ब्रीच भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन हो सकता है। तो यूजुअली ये औरतें एंड अप करती हैं सिजेरियन सेक्शन में, तो इसको क्योंकि अगर उस हम रीकैप करें तो प्लेसेंटा की वजह से मैम, एक तो आपने बताया कि बच्चे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है, बिल्कुल कि वो अंडरवेट पैदा होगा। एग्जैक्टली दूसरा प्रीमेच्योर हो सकता है, जी वक्त से पहले पैदा हो सकता है। जी थर्ड ये कि बस उसकी फिज़िकल, उसका मैकेनिकल जो इम्पैक्ट ये होगा कि नॉर्मली हेड डाउन जो पोजीशन होती है एक बच्चे की नॉर्मल, तो वो फिर पोजीशन चेंज हो जी सकती है, बिल्कुल फीट डाउन भी हो सकता है, और फिर वो उसकी अलग से कॉम्प्लिकेशंस हो जी सकती हैं। जी। और फिर अगर फाइब्रॉइड नीचे है ना, लाइक जैसे ही मैंने आपको कहा है कि जो शेप होती है यूट्रस उल्टी की, तो नाशपाती नीचे की तरह नीचे जी। उल्टी नाशपाती, नीचे जो उसका मुंह होता है अगर उसके करीब है तो फिर उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी कि वो बच्चे को नीचे जाने ही नहीं देगा लेबर के दौरान। तो बच्चे का फिर ज़ाहिर है फिर तो फिर ऑपरेशन तो फिर करके सी निकालते सेक्शन हैं, ही सी करना पड़ेगा। सेक्शन ही करना पड़ता है। और हमारी ख़वातीन अक्सर मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस की मैं बात करूँगा कि जी एट टाइम्स इतना लोगों को वो नहीं होता, कि वो कहते हैं जी डॉक्टर साहबा ने तो कहा हुआ था कि जी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और ना एन टाइम के ऊपर अब डॉक्टर साहबा कह रही हैं जी अब सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो ये क्या बात हुई? तो एक परसेप्शन है ना हमारे मुल्क में जी बनी जी हुई। बिल्कुल बिल्कुल तो सही ये कह रहे हैं। आपका फील्ड इतना सेंसिटिव है कि डिलीवरी के टाइम के ऊपर कुछ नहीं पता कि उस वक्त क्या लेबर रूम के एग्जैक्टली अंदर क्या पोजीशन होगी, और एग्जैक्टली। माँ और बच्चे की सेहत के लिए और उनकी सलामती के लिए आपको क्या एक्शन करना पड़ेगा? अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिन औरतों को पता हो कि उनको फाइब्रॉइड्स है और उनकी फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी है, तो वो अपना रेगुलर चेकअप कराएं, और ताकि वो तो हाई रिस्क एंड में उनको प्रेगनेंसी है जी ना मैम। हाई रिस्क हुई और वो फिर एंड में उनको सरप्राइज़ ना मिले। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके हीमोग्लोबिन चेक हो थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बिकॉज अगर एंड में वो सडनली लेबर में जाएंगी तो इनको फाइब्रॉइड्स की वजह से कभी उनका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता, तो उनको ज़्यादा खून पड़ने का भी डर होता है, जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं आफ्टर डिलीवरी। जी सो प्रेगनेंसी का सही चेकअप होना, पता चलना बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, उसकी पोजीशन सही है, प्लेसेंटा सही है, और फिर उसके बाद उसका औरत ख़ुद भी सेहतमंद है, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन ठीक है। हम लेते हैं 10.5 मिनिमम। जी मिनिमम इन द बिफोर डिलीवरी, तो वहाँ तक है और उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी जी नाज़रीन, रहम की रसूली के ऊपर जो है वो डिस्कशन हमारी जारी रहेगी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा मुंज़र के साथ। अब वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा मुंज़र से पूछते हैं कि मैम, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से एक आम खातून के अंदर फाइब्रॉइड्स होने का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है? एक तो रिसर्च से पता चला है कि ओबेसिटी, वो मोटापा। औरतें जिनका वज़न ज़्यादा है जी मैम। उनको ज़्यादा रिस्क है फाइब्रॉइड्स होने का।
और स्पेशली जिनका मतलब कि हर 10 किलोग्राम बढ़ने से वो 10% रिस्क बढ़ जाता है। मतलब अच्छा। जितनी औरत मोटी होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसका फाइब्रॉइड्स होने का रिस्क, क्योंकि ओबेसिटी जो है ना, यानी कि मोटापा, उसमें बॉडी में जो फैट्स होते हैं उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जो हमारे बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता है, वो एक्ट करता है फाइब्रॉइड्स पे, और वो एक्ट करता है यूट्राइन मसल में, और उसकी वजह से हाँ। फाइब्रॉइड्स होते हैं। उसके अलावा एज, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज, जो कि 20 से 45 साल तक जो औरतें हामला हो सकती हैं, वो वाली एज, उसमें जो ज़्यादा एज है, जितनी एज बढ़ती जाएगी, यानी कि 40, 39, 40, उस पर ज़्यादा रिस्क है फाइब्रॉइड्स होने का। तीसरी चीज़ है कि एथनिक, यानी कि ज़्यादातर अफ्रीकन और वो औरतें जो कि अफ्रीका में होती हैं, उनमें बहुत हाई इंसिडेंस है फाइब्रॉइड्स का। इसी तरह इंडियंस में भी, तो मेरे ख्याल में तो एशियन, अगर इंडियंस में ज़्यादा है तो फिर पाकिस्तानीज़ में भी इसका एग्जैक्टली, ये तो इंसिडेंस। जी, 1947 में बॉर्डर बना है ना, तो एग्जैक्टली, हमारा जीनोटाइप और वरना वो तो हमारा सारा एक ही है जी, एक जैसे ही है, एक है। बॉडी का स्ट्रक्चर तकरीबन एक फिर जैसे ही इसमें ये है है। कि वो औरतें जिनके जल्दी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और जिनके बच्चे कम होते हैं या नहीं होते, उनको भी रिस्क ज़्यादा है। ठीक अच्छा, है ना, जल्दी लेट अगर मीनोपॉज महामारी होता है। स्टार्ट होगी तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाते हैं मैम? जल्दी पीरियड स्टार्ट हो जाए लाइक 9 पे, और फिर लेट मीनोपॉज हो, तो उसका एक्सपोजर ईस्ट्रोजन को जाहिर बात ज़िंदगी है कि में ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा अरसे ज़्यादा के लिए सालों रहेगा। तक ईस्ट्रोजन और एग्जैक्टली प्रोजेस्टेरोन के जी, ज़ेरे असर रहेंगे। तो उसकी वजह से भी उनको इंसिडेंस उनका ज़्यादा होता है। और वो औरतें जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, उनमें इंसिडेंस कम है। अब आप देखें ना, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हालांकि उसमें भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन उसमें इंसिडेंस कदरे कम है। तो उसकी क्या इस तरह वजह है से मैम? हालांकि ये आम स्टडीज़ है। तासुर तो यही जी, आता है कि उसमें भी एग्जैक्टली वही हार्मोन्स हैं जो। लेकिन मेरे ख्याल में जो बैलेंस होता है उसको वो पिल जो है ना उसको कंट्रोल में रखती है। वो जो ओके। इम्बैलेंस होता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को, उसको वो इस पिल से वो कंट्रोल में रहता है, तो उसकी वजह से मे बी, और उसकी वजह से ओवुलेशन भी रुकती है ना, एन ओवुलेशन करती है। जो पिल होती है वो ओवुलेशन को रुकती है, तो वो ईस्ट्रोजन कम पैदा होती हैं। गो के पिल के अंदर तो होती है ईस्ट्रोजन, जी। लेकिन वो जो ओवरी से पैदा होने होती है उसको वो रोक देती है। तो इस तरह से जी, तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। ये रिस्क फैक्टर्स अच्छा हैं। मैम, अब एक खातून फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम देख रही है और जो जो हमने अलामात डिस्कस की, वो उसे स्पॉट करती जा रही है कि ये तो मेरे अंदर वाकई अलामात हैं। अब उसे क्या करना चाहिए डायग्नोसिस करवाने के लिए? ऑफ कोर्स गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही है, जाए उसके बगैर तो एग्जैक्टली वो नहीं है, एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा आगे का जो लाहे अमल होगा डायग्नोसिस के हवाले से, मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रा रोशनी डालिए। अच्छा डॉक्टर आमिर, मैं तो एक कहूँगी, एक तो सिम्टम्स हैं, हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई औरत जिसको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, कोई औरत जिसको पेल्विक डिस्कम्फर्ट है, यानी कि नीचे वाले हिस्से में उसको बोझ फील होता है, या उसको मुसलसल यूरिन दर्द ज़्यादा महसूस आती हो है, रहा है। दर्द महसूस होती है, वो औरतें जिनको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अपना मायना, और फिर ज़ाहिर है आगे से इन्वेस्टिगेशंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। दूसरी चीज़ है एग्ज़ामिनेशन। जब डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करेगी तो वेरियस तरीके हैं। एक तो खैर उसका हो सकता है उसको खून की कमी हो, तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा। जहाँ खून की कमी है और हैवी पीरियड्स है, वहाँ पे सबसे फ़ौरन पहले शक हमारा उसका जी शक फाइब्रॉइड्स पे फाइब्राइड्स की जाता तरफ है। जाएगा। फिर उसको जब लिटा के उसके एब्डोमेन को वो पेल्पेट करी थी, हो सकता है उसको कोई मैस फील हो जाए। अगर बड़े साइज़ का जी फाइब्राइड है जी बिल्कुल, तो वो फील भी हो जाता है। फील भी हो जाता है। वो कभी कभी अम्बलाइकस तक होते हैं, ऐसे हार्ड मैस होता है जो कि मोबाइल होता है। फिर उसके बाद अगर आप अंदरूनी मायना करें, जो कि हम इंटरनल करते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन, उसमें अगर आप चेक करें तो आपको यूट्रस बड़ा नज़र फील होगा, और नॉन टेंडर, यानी कि उसमें पेन कोई नहीं होगी, लेकिन हार्ड और बहुत बड़ा महसूस होगा। तो वो उस इन सब चीज़ों से आपको शक हो जाएगा कि उसको फाइब्रॉइड्स हैं। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन है, और आपको पता है आजकल तो अल्ट्रासाउंड मेन इन्वेस्टिगेशन है। तो आपको पता है जो अल्ट्रासाउंड है 2 किस्म का होता है। एक ट्रांसवेजाइनल होता है जो कि वेजाइनल प्रोब से करते हैं, और एक ऊपर से करते हैं ट्रांसएब्डोमिनल। तो इन दोनों में आपको फाइब्रॉइड्स आपके डायग्नोज हो जाएंगे। अगर तो वो सब म्यूकस है तो वो ट्रांसवेजाइनल से डायग्नोज हो जाएगा, लेकिन अगर वो बड़ा है और इंट्राम्यूरल है और या पेडंकलेटेड है और पेट में वो ग्रो कर रहा है बड़ा सा फाइब्रॉइड, तो वो दूसरे अल्ट्रासाउंड से जो पेट से करते हैं उससे डायग्नोज हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड कराना तो बहुत आसान है पाकिस्तान में। और तो मैम इसके इसमें बाद सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह भी इसमें जी हेल्प आउट बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल, एमआरआई का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने
कोई प्लान करना है ट्रीटमेंट, तो उससे पहले आप एग्जैक्टली देखना चाहते हो इसके कि dimensions क्या फाइब्रॉइड्स हैं, किधर है, location क्या है। डायमेंशंस क्या है, लोकेशन क्या है, उसके लिए एमआरआई बहुत ज़रूरी इसका है। मतलब है कि अगर ऑपरेशन वगैरह करके रिमूव करने की ज़रूरत है तो तब एमआरआई कर लेना। वो भी मैं ट्रीटमेंट डिस्कस करूँगी। तो जी। कुछ ट्रीटमेंट जिससे पहले एमआरआई बहुत ज़रूरी है, और एमआरआई के अलावा फिर और भी डिफरेंट तरीके हैं। स्टेरोस्कोप, जिससे कि आप अंदर कैमरा डाल के भी देख सकते हो अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा कि फाइब्रॉइड है कि नहीं। छोटे छोटे और ये फाइब्रॉइड सारे होते नॉन हैं। इन्वेसिव टेस्ट हैं, बड़े आराम से एग्जैक्टली, बड़े ओपीडी आराम सेटिंग से में हो भी आप कर जाते हैं सकते हैं जी, इसको। बड़े आराम से हो जाते हैं। तो और ये सब बहुत आसानी से हमारी जो पाकिस्तान की लैब्स है, हमारे रेडियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं, और ये सारे टेस्ट हो रहे हैं दिन रात, कोई इशू नहीं है। सिर्फ पेशेंट को जाना है अस्पताल, मायना कराना है अच्छा और मैम, टेस्ट एक कराना छोटा सा और ज़िमनी सवाल है कि है। जी ब्लड जी। टेस्ट करवाएं तो उसमें इन हार्मोन्स के लेवल भी नॉर्मल से बड़े होंगे? नहीं अच्छा, वो नहीं नहीं, होता। वो इंडिकेट नहीं करेंगे, ओके, बिल्कुल भी नहीं। वो उसी ब्लड तरह टेस्ट जो सिर्फ हेल्प करेगा वो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन को बस करेगा। बस, और अच्छा कोई मैम, अब करना। ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, अलामात भी क्लासिकल थे, फिर आपने हिस्ट्री ली, हिस्ट्री भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, फिर आपने हिस्टोस्कोपी या स्पेकुलम से एग्जामिन किया, फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करवा लिया, अब ये मोहर सब्त हो गई है कि इसमें फाइब्रॉइड्स हैं जी, और बड़े फाइब्रॉइड्स हैं। यानी कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी, अब ये उसका? मेरी अब पेशेंट के साथ सेकंड मीटिंग होगी। पहले भी तो मैं उसको एग्जामिन करूँगी, टेस्ट लिखूँगी, वो टेस्ट रिपोर्ट्स लेके आई है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारी फिर इंटरेक्शन होती है पेशेंट के साथ, जी। क्योंकि इसमें फिर सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। हमारा ट्रीटमेंट उस तरह से प्लान होगा। फिर हम रिपोर्ट्स को देखेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है और साइज़ क्या है। फिर हम देखेंगे कि उसके और भी कोई इश्यूज़ हैं, यानी कि इनफर्टिलिटी है, क्या उसने आगे बच्चे पैदा करने, ये सारी चीज़ों को हमने हिस्ट्री में मार्क कर लेना है। फिर हमने उसको डिफरेंट ऑप्शंस देने हैं ट्रीटमेंट के। उसमें हमारी काउंसलिंग होती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि हम पेशेंट को सारी डिटेल्स बताते हैं कि ये आपके ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, और फिर उसके साथ एक कंबाइंड डिसीजन। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी आमिर साहब, के पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि सिर्फ औरत आती है अंदर, जो हमारे ओपीडीज़ हैं। इसी तरह। लेकिन मेरा जो अपना प्रैक्टिस है, और आई होप सब लोग यही करें कि हमारे कपल आया करें, हस्बैंड भी साथ आए, क्योंकि हस्बैंड ने अंडरस्टैंड करना है, हस्बैंड ने फाइनेंस करना है। हस्बैंड के पूछे बगैर इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरत कुछ भी नहीं कर सकती। तो हमेशा इट्स बेटर कि आप कपल को काउंसिल करें और बताएं कि भाई ये आपके फाइब्रॉइड्स हैं, यहाँ है, अब आपको ट्रीटमेंट की कैसे क्या चीज़ें ऑप्शंस है। अगर तो उसकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और फाइब्रॉइड्स उसके छोटे हैं, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर तो उसके फाइब्रॉइड्स हैं और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, जी, आपने वैसे पहली उनको, स्टेज तो वही होगी पहली स्टेज वो है, कि कुछ भी छोटा है कर, और सिम्टम भी कोई नहीं है। डू नथिंग, यू डोंट नीड टू ट्रीट हर, चाहे वो बड़ा भी है। अगर तो बहुत बड़ा है तो फिर तो उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर वो 12 वीक्स, हम जो ये फाइब्रॉइड का साइज़ जो है ना, प्रेगनेंसी के साइज़ से बोलते हैं। 12 वीक्स का मतलब है 12 वीक्स जो यूट्रस होता है ना प्रेग्नेंट, अगर उस साइज़ से छोटा है, यानी कि आप कह सकते हैं एक छोटा बॉल, छोटा फुटबॉल है, उससे छोटा है, तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कोई ऑपरेटिव ट्रीटमेंट दो, तो उस वक्त आप उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो भी हम दे सकते हैं। ट्रांसजेमिक एसिड एक कैप्सूल होता है जिससे ब्लीडिंग कम हो जाती है। और फिर एक बहुत अच्छी कॉइल है हमारे पास आजकल प्रोजेस्टेरॉन वाली, वो भी हम अंदर रख देते हैं, तो उससे एटलीस्ट ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं से उसको इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप और फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर तो उसका फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है और प्रेशर सिम्टम्स डाल रहा है, फिर जाहिर है हमें उसको रिमूव करना चाहिए। और रिमूव करने के लिए हम उसको फिर प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए, ब्लड अरेंज करेंगे, काउंसिल करेंगे, और फिर ज़ाहिर है ट्रेंड हाथों में उसकी फिर हम सर्जरी करेंगे, जिसको हम मायोमेक्टमी करें कहते हैं। मायोमेक्टमी में एक फाइब्रॉइड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। आप यकीन करें मैंने 20 पीस भी रिमूव किए हुए हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे साइज़ के जी, हर मल्टीपल होंगे साइज़ के और बहुत 20? सारे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो मायोमेक्टमी आप कर सकते हो। और वो औरत जिसकी कि फैमिली कंप्लीट है, उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, 40 की है, उसके पास औलाद भी पूरी है, 5-6 बच्चे हैं, उसकी तो फिर हम यूट्रस रिमूव कर देते हैं। हिस्टेरेक्टमी जिसे हम कहते हिस्टेरेक्टमी इसको कहते हैं। वो फिर मेजर सर्जरी है, तो वो हम डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं। यूजुअली हमें ओपन करनी पड़ती है जब फाइब्रॉइड्स हों, क्योंकि जो लैप्रोस्कोपिक है, जो आजकल हम
बहुत ज़्यादा कैमरे कर की रहे हैं, मदद से वो जो हम तभी कर कर रहे हैं। सकते हैं जब छोटे फाइब्रॉइड्स हो। और ये तो हमारी दो मेजर हमारी ट्रीटमेंट्स है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे भी अवेलेबल हैं जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो कि नॉन आप सर्जिकल तो है लेकिन वो उतने इन्वेसिव नहीं है। इन्वेसिव नहीं है। उसमें ये करता है कि जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होता है वो फेमरल आर्टरी यानी कि जो ब्लड सप्लाई है ना यूट्रस को और फाइब्रॉइड्स को, उनको जाके वो ब्लॉक कर देता है। और इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं, सिर्फ लोकल देके, तो यहाँ पे जो फेमरल यानी कि वो आर्टरी होती है उसके शरेआन थ्रू जो खून जाके की जी सप्लाई खून दे की रही है शरेआन यूट्रस जो को, जाके यूट्रस को दे रही है, उसको उसको छोटे ब्लॉक कर छोटे देगी, हाँ कैप्सूल्स या उसके पास कुछ वो होते हैं, उससे वो स्क्लेरोथेरेपी जी वगैरह करके, उनसे वो ब्लॉक कर दें दोनों आर्टरीज़ को। ताकि खून जाना बंद होगा तो फिर जी, ऑटोमेटिकली उनका साइज़ ऑटोमेटिक कम होना श्रिंक शुरू हो करा। जाएगा। लेकिन ये जो है ये कुछ हॉस्पिटल में अवेलेबल भी है, इस्लामाबाद में भी अवेलेबल है ये, लेकिन ये जो तरीका ये उनके लिए नहीं है जिनके के जो कि जिन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, फ्यूचर में फर्टिलिटी हो, एग्जैक्टली क्योंकि इसमें तो आप उनकी यूट्रस को ओवरीज़ का ब्लड एक किस्म को सप्लाई भी डेड कर इफ़ेक्ट रहे हो हैं। जी सकती है बिल्कुल। जी। तो इसलिए उनको हम रिकमेंड नहीं करते। फिर आजकल और बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान में नहीं है। एक एमआरआई गाइडेड है ये अल्ट्रासाउंड, उसके थ्रू बाहर से ही वो एक स्पेशल ट्रांसड्यूसर उससे हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड जो वेव को करके ना, इसके लिए एमआरआई चाहिए क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि एग्जैक्टली आपके लोकेशन क्या है, फाइब्रॉइड्स किधर है। एग्जैक्टली। उससे उनको आप सॉर्ट ऑफ यू जस्ट मेक देम डेड, वो आहिस्ता उनकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। और एक और भी आ रहा है उसका, वो नीचे से सर्विक्स से मतलब नीचे से आप उसको पास करके, तो उनको लोकेट करके उनको अंदर जाके देख के अंदर यूट्रस के कि किधर हैं ये फाइब्रॉइड्स, तो वहाँ पे आप उनको ये रेडियोथेरेपी टाइप वो करके तो उनको आप किल कर सकते हो फाइब्रॉइड्स को। लेकिन ये दो आखिर में मैंने दो बताई हैं, ये अभी पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, मायोमेक्टमी है, स्ट्रेक्टमी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर कुछ और हैं एक दो हार्मोन्स जो जैसे वो थोड़ा सा मैं वो टेक्निकल है, गोनाडोट्रोपिक जो GnRH एनालॉग्स हैं। एगोनिस्ट जी जी। एगोनिस्ट, वो ये करते हैं कि वो आर्टिफिशियल मीनोपॉज करते हैं। मीनोपॉज क्या होता है? वो वाला माहवारी रुक जाना। टाइम जब माहवारी रुक गई, ईस्ट्रोजन ख़त्म हो गई, तो ये GnRH जाके ना माइंड में जाके जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के उनको रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके तो मीनोपॉज कर दे, तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी ईस्ट्रोजन फॉल कर जाती है, तो उससे ये फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाते हैं। लेकिन जो GnRH एनालॉग्स तब यूज़फुल होते हैं कि जब आपने कोई बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स की सर्जरी करनी है जो बहुत वैस्कुलर हैं, तो आपने उनको यानी कि थोड़ा पेरी श्रिंक ऑपरेटिव करना है। रिस्क, उस प्री ऑपरेशन के ऑपरेटिव सर्जरी के जो रिस्क से हैं उसको पहले कम करने के लिए आप उसको पहले छोटा करते हैं ट्यूमर को, 3 मंथ्स जी वो और श्रिंक कर फिर जाता है, फिर हम सर्जरी करते हैं। क्योंकि इनका ये नुकसान है कि जब आप GnRH जो ये एनालॉग्स हैं आप छोड़ेंगे, तो फाइब्रॉइड वापस अपने साइज़ पे चला जाएगा। और फिर इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे हॉट फ्लश वगैरह, तो इसलिए इस ड्रग को कम ही यूज़ करते हैं। तो बस यही है, ये सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, तो नेचुरली भी मैम जो जिन ख़वातीन में मेनोपॉज आने वाला होता है, फॉर एग्जांपल फाइब्रॉइड था उसके अंदर 30-40 साल की उम्र में, फैमिली भी कंप्लीट हो गई और अब आहिस्ता आहिस्ता खातून मेनोपॉज की तरफ जा रही है, माहवारी रुकने के जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका होगा, तो जब हार्मोन का लेवल कम होना शुरू होगा तो वो फिर छोटे भी तो हो जाते होंगे खुद ब खुद भी। ये पेरीमेनोपॉज ये दो टाइम्स है। एक तो वो है जो मेनोपॉज हो गया यानी कि माहवारी रुक गई, मोर देन अ ईयर आई नहीं। लेकिन उससे पहले एक टाइम है, कोई 5 साल 10 साल वो भी चलता है, जिसको पेरीमेनोपॉज, जिसमें इरेगुलर हो जाते हैं। उसमें भी फिर इरेगुलर हार्मोन्स जो होते हैं ना, उससे कभी कभी फाइब्रॉइड्स इंक्रीज़ भी कर जाते हैं साइज़ में। लेकिन जब बिल्कुल माहवारी बंद हो जाती है, इसको मेनोपॉज कहते हैं, उसके बाद फिर ये श्रिंक करने शुरू कर देते हैं। लेकिन कितने टाइम में जाके श्रिंक करेंगे वो हम कह नहीं सकते, कभी कभी 5 साल, कभी 6 साल, और कभी कभी और उसमें भी श्रिंक। जैसा आपने पहले फरमाया कि अगर सिम्टम कोई नहीं है तो कुछ भी ना करें, और हाँ अगर अगर कुछ सिम्टम प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल, तब फिर मायोमेक्टमी की ऑप्शन है जिसमें सिर्फ उस रसोली को निकाला जाता है नाजरीन। और अगर बहुत ज़्यादा रसोलियाँ हों और तो फैमिली भी फिर कंप्लीट हो गई है तो हिस्टेक्टमी, फिर फिर हिस्टेक्टमी या बच्चेदानी। पूरे के पूरे यूट्रस या रहम को निकाल दिया जी जाता है। एग्जैक्टली यही है। तो मेनोपॉज के बाद भी समटाइम्स हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ जाती है अगर औरत को सिम्टम्स है। एक बात मैं सिर्फ यहाँ जी कहना मैम। चाहूँगी इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गो के ही कैंसरस नहीं होते, जी लेकिन बहुत छोटा सा चांस है कि ये कैंसर में भी तब्दील हो जाए, ठीक है हो ना। सकते हैं। 1 in 1000 है, 0.2% है, उसको भी हमने अपने माइंड में रखना है।
तो उसके इसका मतलब है जितनी लिए जल्दी जी डायग्नोज उसका और ये इलाज है हो जाए कि बेहतर है। उसके लिए वो वाले ट्यूमर्स जो रैपिडली ग्रोइंग है, कि देखें ना आपने फाइब्रॉइड को स्कैन किया है तो आपको उसका साइज़ लिया है, आज आपको 8 to 10 सेंटीमीटर्स मिला है, जी, लेकिन 6 मंथ्स बाद आपने देखा तो वो 14 हो गया है। सो ये रैपिडली ग्रोइंग जो हैं ट्यूमर्स, इनको फिर हमें सस्पिशन से देखना पड़ता है। क्योंकि और इन कैंसर में भी जी कन्वर्ट हो दे सकती कैन है। बी, और मैंने खुद देखे हैं मेरे पेशेंट्स जो कि यही समझते रहे कि फाइब्रॉइड है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड नहीं बताती, हमें सस्पिशन में रखना पड़ता है। ये वो वाली औरतें स्पेशली जो कि या मेनोपॉज में जा चुकी हैं या पेरीमेनोपॉज, उस एज पे जो इनके ये लियोमायोसार्कोमा जो कि मतलब फाइब्रोइड्स जो कैंसर हो जाते हैं उस जी एज पे मैम। जो है ज़्यादा उनकी प्रॉबेबिलिटी है। ठीक। अच्छा मैम, हमारे मुल्क में आपको पता है जो सेहत का निज़ाम है अभी अप टू द मार्क तो नहीं है, कि सेहत की बुनियादी सहूलियात पूरे मुल्क में सबको दस्तयाब नहीं है। तो अगर ये मतलब किसी पेरीफ्रीज के अंदर गांव देहात में खातून है जिसको अवेयरनेस भी नहीं है, फाइब्रॉइड्स हो गए, ना डायग्नोज हुआ ना ट्रीट हुआ, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है उसके लिए? देखिए कॉम्प्लिकेशन यानी कि उसको सिम्टम्स कोई नहीं है, उसको खून भी नहीं पड़ रहा ज़्यादा, या अगर तो उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही हैवी, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस में सिर्फ मैंने जैसे एक आपको बताया था डीजेनरेशन, यानी कि सेंटर से वो ना लिक्विफाई हो जाता है फाइब्रोइड, जब उसकी ब्लड सप्लाई उसके लिए इनफ नहीं होती, उसमें फिर सिवियर पेन हो सकती है। या एक पेडंकुलेटेड वो वाला हमने बात की थी ना जो वो स्टॉक से जो डंडी से वो लटका जी वो हुआ अगर ट्यूमर उसकी है। जी वो उसकी टॉर्शन हो जाए, यानी कि वो उसके स्टॉक पे वो घूम जाए, वो भी एक औरत सवेयर पेन के साथ आ सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें, और तीसरी चीज़ मैंने आपको जो बताया स्पेशली पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल औरतों में, ये इट कैन बिकम कैंसरस बट वेरी रेयर, बहुत रेयर है, लेकिन उसको भी हमें केटर करना है। जी, इम्कान तो है, बेशक कम जी ही सही, जी लेकिन तो इम्कान तो है। जी तो अभी यही 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो सकती हैं, जो कि सिम्टम फ्री हैं। वैसे तो आपको मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो अनीमिया है, खून की कमी। जी मैम, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आज का जो मौजू है हमारा, कि रहम की रसोली के ख़तरात, इसकी मुनासबत से आप हमारी जो ख़वातीन इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनको क्या टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगी? आसिम साहब, ये जो जुलाई का महीना था जो भी गुजरा है, ये हमारा फाइब्रॉइड के अवेयरनेस का मंथ था, और इसका एक स्लोगन था, और वो ये था कि हमारी जो औरतें हैं उनको एजुकेशन देना और फिर उनको अवेयर करना। क्योंकि फाइब्रॉइड के बारे में ये कहते हैं कि भी फाइब्रॉइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सिम्टम फ्री भी हो सकती है, और एक सिंपल स्कैन आपको बता सकता है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, हम लोग अपने क्लिनिक्स पे एक वेल विमेन क्लिनिक भी करते हैं, यानी कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन हर 3 साल बाद आप ज़रूर जाएं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, आप अपने बेसिक एक अल्ट्रासाउंड कराएं, फिर आपको पता है एक पैप स्मीयर भी हम करते हैं जो सर्वाइकल कैंसर के लिए है, और अपना एक जनरल मायना, मतलब ये कि आपको कोई तकलीफ़ हो या ना हो, आप 3 मंथ्स के बाद अपना रेगुलर चेकअप कराएं, क्योंकि जब तकलीफ़ कम होगी उस वक़्त उसका इलाज भी आसान है, जब फाइब्रॉइड एग्जैक्टली। छोटा होगा उस वक़्त उसका इलाज आसान है, उसको फॉलो अप करना हम आपको हर चीज़ बताएंगे। लेकिन अगर आप घर बैठे रहेंगी और अगर आप अपना स्कैन नहीं कराएंगी, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में डॉक्टर के पास जाना बहुत आसान है। मैं अभी बाहर गई हुई थी, तो बाहर के मुल्कों में तो कंसल्टेंट के पास जाना नामुमकिन है, 3 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट में। पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स भी अवेलेबल हैं, जी इतनी लैब्स हैं, किसी के पास जाके आप स्कैन करा लें। सो इतना हमारा अच्छा मुल्क है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे हेल्थ की, उनको अवेल करें और अपना ख्याल रखें। बस यही पैगाम है। नाज़रीन, आखिर में मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा मुनज़र का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज के इस अहम मौजू के लिए इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ के पिछले प्रोग्राम्स की तरह ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।